तो दोस्तों ये आपका पॉलिटेक्निक धमाका सीरीज का दूसरा यहाँ पर पार्ट है। इसके पहले वाले मैंने आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट ले लिया। जिसने नहीं देखा उस पार्ट 1 को देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपका रिवीजन भी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे और आपका टेस्ट भी होगा। टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, जो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा उनको मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा और जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। रोक कर आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो जिसने भी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, पहले आपको बता दें ये फिजिक्स का है, आपके तीनों सब्जेक्ट के आएंगे। तो फिजिक्स का एक पार्ट आ गया, ये दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आता है, चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है। तो जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें जो आपकी ऊष्मा संचरण होती है वह कौन सी विधि द्वारा होता है, तो ये आपको बताना है। तो आपके पास पहला विकल्प है विकिरण द्वारा, दूसरा विकल्प है चालन द्वारा, तीसरा विकल्प है संवहन द्वारा, चौथा विकल्प है सभी में। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप लोग तुरंत इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन है, चाय बनाने में ऊष्मा संचरण की किस विधि का यहाँ पर मतलब किस प्रकार होता है वहाँ पर ऊष्मा संचरण। पहला विकल्प है विकिरण, दूसरा विकल्प है चालन, तीसरा विकल्प है संवहन और चौथा विकल्प है सभी। तो आप जल्दी से इसका कमेंट करें और यहाँ पर आंसर दें। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर देना शुरू किया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह आपका सी नंबर आंसर आपका राइट है। तो जिन्होंने भी सी नंबर आंसर दिया उनका यहाँ पर उत्तर सही था। तो आपने इसको सोच समझ के जैसे सोच समझ कर दिया, आपने अच्छा आंसर दिया। तो सी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो सूर्य का प्रकाश है उसकी जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है किस विधि द्वारा पहुंचती है, चालन द्वारा पहुंचती है या फिर संवहन द्वारा पहुंचती है या फिर विकिरण द्वारा पहुंचती है या फिर चालन एवं संवहन दोनों के द्वारा पहुंचती है। तो जल्दी से इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जो आपका सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें और मैं आपका यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। और आप क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह आपका सी नंबर विकल्प है विकिरण द्वारा। मतलब कि जो आपका सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा होती है वह पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, विकिरण के द्वारा पहुँचती है। तो सी नंबर विकल्प इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपका ये आंसर राइट होगा। जिसने राइट दिया अच्छी बात है, जिसने गलत दिया आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता ही रहा हूँ तो आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आपको बता दूं जो ये क्वेश्चन है सभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो इसको आप रिवीजन भी बोलेंगे और एक तो आपका टेस्ट तो मैं ले ही रहा हूं तो टेस्ट भी है और प्लस ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको जरूर यहां पर तैयार करें। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी, इसका आपको आंसर देना है। मतलब कि आपका कोई भी समतल दर्पण है उसको हम 10 डिग्री घुमा दें और तब उसमें परावर्तित किरण डालें तो पहले की अपेक्षा वह कितना घूम जाएगी ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए आंसर। पहला विकल्प है 20 डिग्री, दूसरा विकल्प है 15 डिग्री और तीसरा विकल्प है 10 डिग्री और चौथा विकल्प है 50 डिग्री। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना आपकी घूमेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर देना स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस जो इसका आपका राइट आंसर है वह है यहाँ पर आपका 20 डिग्री। मतलब कि जब आप परावर्तित किरण समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाएंगे तो परावर्तित किरण आपकी 20 डिग्री घूमती है। मतलब कि होता क्या है कि आपका 2 थीटा इसका फार्मूला होता है। 2 इंटू थीटा कितना है 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 डिग्री और यही आपका इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 का ए नंबर विकल्प यहाँ पर राइट है। तो जिसने आंसर दिया है सही तो उन्होंने मतलब कि अपनी पढ़ाई की है। जिन्होंने आंसर सही नहीं दिया तो अभी उनको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो जो आपका संयुग्मी फोकस होता है वह आपका किस में संभव है ये आपको बताना है।
पहला विकल्प है उत्तल दर्पण में, दूसरा विकल्प है अवतल दर्पण में, तीसरा विकल्प है समतल दर्पण में, चौथा विकल्प है साधारण कांच में। तो जल्दी से इसका आपको आंसर देना है कि जो आपका संयुग्मी फोकस होता है वह किसमें संभव है। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। और दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक एग्जाम टिप्स देना चाहूँगा, जो भी क्वेश्चन आप करें आपके पास टाइम पर्याप्त होगा, उसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर संयुग्मी फोकस संभव है, तो आप लोगों ने आंसर दिया होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और आपको आंसर देना। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक के यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपकी 20 सेंटीमीटर दी गई है। किसी वस्तु का दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से कितने ही दूर रखना होगा। तो u की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन से। और यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको वक्रता त्रिज्या दी गई है और किसी वस्तु का दोगुना प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन कराया था, ये चैप्टर जितने भी थे आपके प्रकाश वाले बहुत ही अच्छे से कराए थे। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। पहला विकल्प है आपके पास 15 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 20 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 10 सेंटीमीटर, चौथा विकल्प है 5 सेंटीमीटर। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है और उनका सही आंसर आया है तो अच्छी बात है। तो चलिए अब इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है आपका 15 सेंटीमीटर, विकल्प नंबर ए। मतलब कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको आर का मान दिया है तो एफ का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण की बात हो रही तो एफ आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर किसी वस्तु का दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब कि एम का मान दिया है यहाँ पर 2। अब वास्तविक होता है तो आप माइनस लगाते हैं और आभासी होता है तो प्लस लगाते हैं। तो वास्तविक है तो माइनस लग जाएगा। एम का मान दिया है और यहाँ पर देखिए आपको एफ का मान पता हो गया है। अब मैंने आगे आपको फार्मूला बताया था, आगे के लिए आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपने नोट किया होगा जब मैंने बताया है तो उसको भी जाके देख सकते हैं। तो ए नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका तो आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है कि पीला होता है कि लाल होता है कि नीला होता है। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग कैसा होता है। तो जल्दी से इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए उम्मीद है आप लोगों ने आंसर अपने अपने दिए होंगे। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वह है आपका ए नंबर विकल्प। मतलब कि जो आपकी सभी रंगों को, ऐसा कौन सा रंग है जो यहाँ पर सभी रंगों की वस्तुओं को परावर्तित कर देता है, वह आपका श्वेत रंग होता है। श्वेत रंग आपका सभी वस्तुओं को, सभी रंगों की वस्तुएं होती हैं उनको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो ए नंबर विकल्प राइट है। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वीडियो रोक के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। पहला विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 17/, दूसरा विकल्प है 17/16, तीसरा विकल्प है 9/8 और चौथा विकल्प है 8/9। तो जल्दी से इसका आप यहाँ पर वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिए और बताइए इसका कौन सा राइट आंसर है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है आपका सी नंबर विकल्प है, 9/8। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच। तो पहले वायु के सापेक्ष किसका, यहाँ पर जल का अपवर्तनांक। तो एन किसका, यहाँ पर वाटर का। सापेक्ष किसके है, वायु के। तो ANW यहाँ पर आपको दिया गया है 4/3। आगे यहाँ पर वायु के सापेक्ष आपका जल था, अब कांच है। तो ANG का मान दिया गया कितना, 3/2। तो ये आपको ANW ANG के मान पता है, ज्ञात क्या करना है, कांच का जल के सापेक्ष। तो किसका अपवर्तनांक है, कांच का। मतलब कि N किसका है, यहाँ पर G का।
और किसके सापेक्ष, जल के। तो WNG का मान ज्ञात करना है। तो अब इसको आपको फार्मूला मैंने बताया हुआ है, सॉल्व करिए, आपका आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका 9/8 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए वीडियोस को देख सकते हैं जो मैंने डाले हुए हैं, या फिर आपने सॉल्व किया होगा जब मैंने तैयारी कराई थी तो उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए, ये हुआ 7वां नंबर। अब 8वें नंबर में देखिए क्या बोला गया है। एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। आपका कोई तालाब है, वहाँ पर हमको गहराई 8 जो आपकी 9 मीटर है वह आपकी आभासी गहराई है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आपको तुरंत आंसर देना है। पहला विकल्प है 12 मीटर, दूसरा विकल्प है 5 मीटर, तीसरा विकल्प है 6.25 मीटर और चौथा विकल्प है 9 मीटर। तो जल्दी से इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है कि यदि आपका यहाँ पर तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर दी गई है और यहाँ पर जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 दे रखा है तो वास्तविक गहराई क्या होगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को रोक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ए नंबर। जो आपकी यहाँ पर वास्तविक गहराई होगी 12 मीटर होगी। कैसे होगी, तो देखिए इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है, आपका जो अपवर्तनांक होता है 4/3 दिया है और यहाँ पर आगे अब क्या है, आगे अब बोला गया है कि यहाँ पर आभासी गहराई 9 मीटर है और वास्तविक गहराई इतनी है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आगे देखिए ऊपर लिखा जाता है आपकी वास्तविक गहराई, नीचे लिखी जाती है आपकी आभासी गहराई। तो यहाँ पर वास्तविक ज्ञात करना है और यहाँ पर आभासी 9 है। तो 9 चक्के कितने हो जाएंगे, 36, और 36 में आप 3 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 12 मीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर विकल्प राइट है। तो जिन्होंने अपना सही आंसर दिया उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक अपने एग्ज़ाम के लिए, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर देखिए अभी यदि आपका गलत आंसर जा रहा है तो आप अपनी कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए चलते हैं अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता यहाँ पर आपको बतानी है। कोई आपका लेंस है जिसकी यहाँ पर फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्षमता बतानी है कितनी होगी। पहला विकल्प है -4 डायोप्टर, दूसरा विकल्प है +4 डायोप्टर, तीसरा विकल्प है -5 डायोप्टर और यहाँ पर चौथा विकल्प है +5 डायोप्टर। तो जल्दी से इसका आपको आंसर देना है कि यहाँ पर यदि आपका कोई फोकस दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लेंस की क्षमता क्या होगी। तो उम्मीद है सभी लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है यहाँ पर आपका बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। कैसे राइट होगा अब ये समझिए। तो P बराबर क्या होता है, जब आपका सेंटीमीटर में फोकस दूरी होती है 100/f होता है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं डिफाइन किया गया है कि आपका यहाँ पर उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, तो हम तो सिर्फ लेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो आपका 100/f का मान कितना है, 25। तो 25 का भाग 100 में देंगे, कितनी हो जाएगा, 4। और प्लस का तो प्लस लगा दिया, और डायोप्टर इसका मात्रक होता है क्षमता का, तो प्लस का 4D, मतलब कि यहाँ पर आपका बी नंबर विकल्प जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला भी आप समझ गए होंगे 9 नंबर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, पर्दे पर छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आपको पर्दे पर छवि बनानी है तब यहाँ पर आप कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे कि उत्तल व अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे, या फिर इनमें से किसी का भी प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। यदि आपको पर्दे पर किसी भी यहाँ पर वस्तु की छवि या प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे। पहला विकल्प था उत्तल लेंस, दूसरा विकल्प है अवतल लेंस, तीसरा विकल्प है उत्तल व अवतल दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपने आंसर दिया, अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, मतलब कि ए नंबर विकल्प राइट है। मतलब कि यहाँ पर आपको पर्दे पर छवि बनानी है तो उत्तल लेंस का यहाँ पर आपको प्रयोग करना होगा। तो 10 का ए नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए ये आपका क्लियर हुआ इतना। आप चलते हैं अपने आगे की क्वेश्चन की ओर। तो आगे का क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको तो आपको वीडियो रोक के सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, कोई मनुष्य है 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। 10, ये आपका 110 नहीं है, ये आपका 10 है, ये आपका फुल स्टॉप है, मतलब कि पूर्ण विराम है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। कोई मनुष्य 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है।
10 मीटर स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको लेंस की फोकस दूरी निकालनी है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोई मनुष्य 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है और यहाँ पर 10 मीटर स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको आप वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिए। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कराया था, जो लोग यहाँ पर ना सॉल्व कर पाए वीडियो जाके जरूर देखें। तो उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका ये दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है वह आपका बी नंबर विकल्प है। यहाँ पर माइनस का 10 मीटर, जो यहाँ पर फोकस दूरी आपकी माइनस की 10 मीटर आएगी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, यदि आप नहीं कर पाए हैं सॉल्व, तो जाके वीडियो जरूर देखिए और भी जो उसमें मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए उसका सोल्यूशन इसका देखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने और भी क्वेश्चन कराए हैं तो आपके और भी डाउट क्लियर होंगे। तो ये हो गया यहाँ पर 11 नंबर। सभी ने राइट आंसर दिया होगा, जिसने दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया अपनी मेहनत करते रहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोण जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनती है कहलाता है। मतलब कि जब हमारी आंख पर कोई वस्तु बनती है तो जिस कोण जो कोण होता है वहाँ पर वह कौन सा कोण होता है। समकोण होता है या फिर दर्शन कोण होता है या फिर क्रांतिक कोण होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता। तो जल्दी से इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि वह कौन सा कोण होता है जो हमारी आंख पर वस्तु बनती है। तो यहाँ पर देखिए सभी ने आंसर दिया, अच्छी बात है। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वह है आपका दर्शन कोण। मतलब कि वह आपका दर्शन कोण कहलाता है। जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनती है तब वहाँ पर दर्शन कोण का प्रयोग होता है, दर्शन कोण वहाँ पर उपयोग होता है, मतलब कि दर्शन कोण कहलाता है। तो बी नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ये हो गया 12 नंबर। अब देखिए 13 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जल्दी से इसका आपको आंसर बताना है कि इनमें से आपकी कौन सी ऐसी गैस है जो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला विकल्प है CO2, दूसरा विकल्प है H2, तीसरा विकल्प है N2O, चौथा विकल्प है CH4। तो जल्दी से इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इनमें से आपकी कौन सी गैस है जो यहाँ पर आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सभी ने आंसर दिया होगा, तो जिन्होंने आंसर सही दिया है तो उनके लिए यहाँ पर आपको बता दूं बी नंबर विकल्प राइट है। जिन्होंने सही नहीं दिया, उन्होंने कुछ और बताया, A, B, A, C, D कुछ भी बताया, तो कोई बात नहीं, आप एक बार अपना रिवीजन जरूर करिए। आप अभी थोड़ा सा भूल चुके हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पर आपका H2 जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, आपके ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उनमें यहाँ पर नहीं आती है। तो ये आपका 13 का बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है तो कमरे की जो वायु होगी वह कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी या फिर गर्म हो जाएगी या फिर उसका तापमान मतलब कि तापमान समान रहेगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आप सोच सकते हैं वीडियो रोककर कि क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि आप कमरे नहीं बंद कमरे की बात हो रही है, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है तो कमरे की जो वायु होगी वह कैसी हो जाएगी, इसका आपको आंसर देना है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ पर ए नंबर विकल्प अधिकतर लोगों ने राइट दिया होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो ए नंबर विकल्प है ये आपका कैसा है, गलत आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वह है यहाँ पर आपका बी नंबर। ये आपका सही है, क्योंकि जब आप बंद कमरे में किसी भी पंखे को चलाएंगे तो यहाँ पर कमरा आपका बंद है, तो जो आपके कण होंगे वह आपस में खूब तेज यहाँ पर टकराएंगे, मतलब कि उनकी गति बढ़ेगी। तो जहाँ आपकी यहाँ पर गति बढ़ती तो हीट भी जनरेट होती है, तो यहाँ पर आपकी इसीलिए जो आपकी वायु होगी गर्म हो जाएगी। इसलिए जब भी आप पंखा चलाते होंगे तो आपका दरवाज़ा खुला रहता है, नहीं खुला रहता तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको गर्मी लगने लगती है, पंखा चल रहा होता है तब भी। तो ये आपका बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन ही ले पाया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके थोड़े से ज़्यादा कर दूंगा, तो डोंट वरी गाइस। देखिए अब 15 नंबर में क्या बोला गया है, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने के लिए वीडियो रोक सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 0 डिग्री ताप पर बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी देखने के 5 सेकंड बाद सुनाई है, मतलब कि सुनी गई है। मतलब कि क्वेश्चन है, फिर से पढ़ता हूँ, 0 डिग्री ताप पर बादलों की जो गड़गड़ाहट है रोशनी देखने के 5 सेकंड बाद सुनी गई है। यदि तापमान आपका 20 डिग्री हो जाए तो यहाँ पर आपकी ध्वनि कितनी देर बाद सुनाई देगी, ये आपको बताना है। एक कंडीशन है, जब आपका ताप कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, तब आपको गड़गड़ाहट कब सुनाई दे रही है, 5 सेकंड बाद सुनाई दे रही है। जब आपका टेम्परेचर 20 हो जाएगा तब आपको यहाँ पर कितनी देर बाद ध्वनि सुनाई देगी, ये आपको बताना है। पहला विकल्प है 4.8 सेकंड बाद,
दूसरा विकल्प है 2.5 सेकेंड बाद, तीसरा विकल्प है 3.8 सेकेंड बाद सॉरी गाइस 3.8 सेकेंड बाद, चौथा विकल्प है 5.2 सेकेंड के बाद। तो आपको जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आप लोग वीडियो रोक के सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है यहाँ पर आपका ए नंबर, 4.8 सेकेंड बाद यहाँ पर आपकी जो ध्वनि होगी सुनाई देगी। पहले जब आपका 0 था तब आपका 5 सेकेंड बाद सुनाई दे रही थी, सॉरी गाइस 5 सेकेंड बाद सुनाई दे रही थी। जब आपका यहाँ पर 20 हो गया तब यहाँ पर आपको कितने सेकंड बाद सुनाई देगी, तो ये आपको यहाँ पर 4.8 सेकंड हो जाएगा। और इसका सोल्यूशन की बात करूँ तो आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने आपको सरल लोलक और तरंग वाला चैप्टर कराया था 9 नंबर, उसमें मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ था, तो जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों देखिए मैंने आपके 15 क्वेश्चन करा दिए इस वीडियो में, जो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और देखिए यदि आप आगे के वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन आप ज़रूर दबा के रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत आप वीडियो देख सकते हैं और लाइव टेस्ट में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा तैयारी के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। आपके 150 से ज़्यादा वीडियो पड़े हुए हैं, जाके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जिन्होंने यहाँ पर पूरा वीडियो लास्ट तक देखा तो उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह अपना सपोर्ट हमें करते रहिए, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।